अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और खुश हैं। दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे और हम सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। गाइस, अक्सर मैंने मुर्दा खानों के बारे में या इस तरह की जगहों के बारे में आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हैं, लेकिन आज की ये जो कहानी है ये बहुत ही डिफरेंट कहानी है, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ हैं जो कि एक मशहूर ज़माना ईदी सर्द खाने के अंदर पेश आई थी। ईदी सर्द खाने के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। वैसे जो यहाँ का सबसे मशहूर सर्द खाना है वो कराची सैराब गोट पे मौजूद है। सर्द खाने के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अक्सर काफ़ी दिनों तक वो लाशें मौजूद होती हैं जिनके वर्षा की तलाश जारी होती है। कभी कभी किसी की डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ करती है, कभी कभी गोली लगने से उसका इंतकाल हुआ करता है, और कभी कभी उनके अपने, उनके चाहने वाले उनकी गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया करते हैं। खैर, ईदी सर्द खाने में एक साहब काम किया करते हैं जिनका नाम शाहिद है, और ये तकरीबन पिछले 10 या 12 सालों से वहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले कि हम इनकी उन स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। याद रहे कि ये जो भी कहानियाँ हैं ये सारी की सारी कहानियाँ शाहिद साहब ने एक मीडिया हाउस को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न सिर्फ शेयर की थी बल्कि उन्होंने बाकायदा अपने ऑफिस के यूनिफॉर्म में ये सारे के सारे किस्से बयान किए थे। शाहिद साहब बताते कि इनकी जो ड्यूटी है या ड्यूटी आवर्स हैं वो अक्सर दिन में या कभी रात में परफॉर्म करने होते हैं, यानी कि उनकी जो शिफ्ट्स हैं वो अक्सर चेंज हुआ करती हैं, और कभी कभी इनको रात के औकात में भी काम करना होता है। वैसे ही एक सर्द रात थी और रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मैं अपने डिपार्टमेंट में, या जो सर्द खाना है उससे कुछ आगे मौजूद था, तो किसी काम की वजह से मुझे अपने रूम से या अपने डिपार्टमेंट से निकल के उस सर्द खाने की तरफ जाना था, और वहाँ जाने के बाद कुछ सामान मौजूद था, उसको पीटीओ की सूरत में वहाँ से लेके वापस आना था। अब जब मैं सर्द खाने के अंदर एंटर हुआ, तो अगर आप सर्द खाने के अंदर एंटर हो तो एक रास्ता ऐसा है जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में जो रास्ता है वहाँ से एग्ज़िट किया जाता है। बहरहाल, जब मैं सर्द खाने के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद जो भी मुझे काम था, जो भी मुझे सामान लेना था, मैंने वो तलाश करना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बैक साइड पे, यानी जहाँ पे एग्ज़िट डोर मौजूद है, उस तरफ शायद कोई खड़ा हुआ है। बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अक्सर चौकीदार या इस तरह का जो भी स्टाफ था वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाया करता था, तो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। मेरा जो फोकस था उस सामान की तरफ था, और मैं कोशिश कर रहा था जो भी सामान या पेटी मुझे यहाँ से लेके बाहर जानी है उसको इकट्ठा करके यहाँ से बाहर निकल सकूँ। अब जबकि मैंने सामान को इकट्ठा किया, उस पेटी के अंदर डाला, जैसे ही मैं उस पेटी के हमरा इस कमरे से बाहर निकलने वाला था, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरी बैक साइड पे, यानी मेरे पीछे की तरफ कोई खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब जब मुझे बाकायदा सांसें लेने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने एकदम से पलट के देखा। जाहिर सी बात है, हल्का हल्का सा अंधेरा था, और गेट की तरफ अगर आप गौर करें तो अगर कोई गेट के ऊपर खड़ा हो तो उसके पीछे लाइट पड़ा करती थी, यानी उस लाइट की वजह से या उस शेड की वजह से जो भी वहाँ पे खड़ा होता था उसको वाज़े तौर पे या उसकी शक्ल को नहीं देखा जा सकता था। अब जब मेरी नज़र उस तरफ, यानी एग्ज़िट गेट पे पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा एक लंबा सा आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है, और क्योंकि इसके एग्जैक्टली पीछे एक बहुत बड़ी सी लाइट लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका जो चेहरा है मैं उसको प्रॉपरली नहीं देख पा रहा था। जब मैंने उसके ऊपर या उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो मुझे लगा कि गर्दन तक का जो हिस्सा है वो तो मौजूद है, लेकिन गर्दन के ऊपर जहाँ पे सर हुआ करता है वो हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। कुछ सेकंड के लिए मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, और मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वाकई में जब मैंने दूसरी बार उसके ऊपर गौर किया
तो मैंने देखा कि उसके उल्टे हाथ पे उसका सर मौजूद था। यानी उसने अपने सर को शायद अपने तन से जुदा करने के बाद अपने सर को उल्टे हाथ में पकड़ रखा था, जबकि उसकी जो बाकी बॉडी थी वो वैसे ही सरकटे की तरह वहाँ पे मौजूद थी। अजीब बात यह थी कि ये जो सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी, ये सरासर उसी सरकटे मुंह के अंदर से आ रही थी, जो कि उसके लेफ्ट हैंड में मौजूद था। एक लम्हे के लिए मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे सामने जो मंजर मौजूद है वो हकीकत है या सरासर अफसाना है। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो मैं फ़ौरन से वहाँ से पलटा और जहाँ से मैं एंटर हुआ था वहाँ से ही पेटी को छोड़ के बाहर भागने लगा। अब जैसे ही मैं बाहर की तरफ आया तो वहाँ पे दीगर स्टाफ भी मौजूद था, और जब उन्होंने मुझे इस तरह से परेशानी के आलम में भागते हुए देखा तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई सब खैरियत तो है। कुछ देर के बाद जब मेरी सांसें बहाल हुई तो मैंने पीछे की तरफ इशारा किया और मैंने इशारा करके उनको बताना चाहा कि जैसे उस तरफ कोई सरकटा खड़ा हुआ है। मेरे कहने के बाद 2-3 लोग, इवन के जो गार्ड था, वो भी सर्द खाने के अंदर दाखिल हुए। और जब ये लोग सर्द खाने के अंदर दाखिल हुए तो उस गेट पे जहाँ पे पहले सरकटा खड़ा हुआ था वहाँ पे अब कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, जब ये लोग वापस आने के बाद जब इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, तब तक मेरे जिस्म पे न सिर्फ हरारत तारी हो चुकी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता बुखार की तरफ जाता जा रहा हूँ। यहाँ से छुट्टी करने के बाद जब मैं अपने घर आया और घर आने के बाद मेरे फादर से जब मैंने ये सारा वाक़या डिस्कस किया तो उनका ये कहना था कि जो भी मखलूक, जो भी सरकटा तुम्हें वहाँ पे नज़र आया था वो बुनियादी तौर पे तुम्हें डराना चाहता था। वो चाहता था कि तुम रात के औकात में, स्पेशली रात के 12 बजे के बाद, उस सर्द खाने में जाने से परहेज़ करो। खैर, मुसलसल दम दुरूद की वजह से मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई, और जब मेरी वहाँ पे दीगर अमले से या सीनियर स्टाफ से मुलाकात हुई तो उनका ये मानना था, बल्कि ये एडमिट किया उन्होंने, कि हमसे पहले भी यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद था उनको भी अक्सर इस तरह से कफन में या कफन में लिपटा हुआ एक सरकटा नज़र आया करता था। आज भी कहा जाता है कि अक्सर 12-1 बजे के बाद उस हिस्से में एक सरकटे को बआसानी देखा जा सकता है। ये जो वाक़या है ये 2016 या 2017 का वाक़या है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस रात, यानी उस सर्द रात, ईदी सर्द खाने में अपनी ड्यूटी पे मौजूद था। आमतौर पे मेरी कोशिश होती थी कि दिन के औकात में अपनी शिफ्ट लगवाऊँ, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक कभी कभी आपको एक्स्ट्रा टाइम या ओवर शिफ्ट करनी पड़ती थी। तो वैसे ही इत्तफाक से उस रात मैं वहाँ पे मौजूद था, और मेरे अलावा कुछ दीगर अमला भी मेरे साथ काम कर रहा था। कुछ काम था जो कि हमें रात 12-1 बजे तक कंप्लीट करना था, और ये काम कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना था। इत्तफाक से उसी दौरानी में जब हम साथ बैठे हुए अपना काम कर रहे थे तो हमारे साथ जो एक लड़का था उसको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। वो हमें कह के गया कि मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होके आता हूँ। ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अक्सर जब किसी को हाजत महसूस होती थी तो वॉशरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाया करता था। अजीब बात यह थी कि हमारा जितना भी स्टाफ था वो रात के औकात में अकेले वॉशरूम जाने से परहेज़ किया करता था। अब क्योंकि हम सारे के सारे लोग काम के अंदर मसरूफ़ थे तो शायद इसी वजह से वो जो लड़का था उसने किसी को भी अपने साथ ले जाना बेहतर नहीं समझा। वो बताते कि जब मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था तभी मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे इस कॉरिडोर के रास्ते से मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ, मुझे या तो फॉलो किया जा रहा है या कोई ना कोई है जो कम से कम मेरे पीछे पीछे चलता चला आ रहा है। एक अजीब सी हल्की हल्की सी कदमों की सी आवाज़ थी जो मुझे महसूस हो रही थी, और कभी कभी ऐसा लग रहा था जो भी मेरे पीछे चलता चला जा रहा है वो मुसलसल गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर एंटर होने वाला था, या आप कह सकते हैं कि जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने बैक साइड से बाकायदा मेरा नाम पुकारा है।
अब पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लिहाजा मैंने इग्नोर किया और मैं वॉशरूम के अंदर एंटर हो गया। अब जब 2-4 मिनट के बाद मैं वॉशरूम से फ्री होने के बाद जब मैं बाहर निकलने ही वाला था, तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम के बाहर की तरफ यानी गेट के नीचे के हिस्से से जो रोशनी आया करती है, उस रोशनी के ज़रिए मुझे महसूस हो रहा था जैसे वॉशरूम के बाहर की तरफ कोई मुसलसल मूव कर रहा है। जैसे कि आम तौर पे अगर बाहर की तरफ लाइट मौजूद हो और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो आपको उस रोशनी के ज़रिए अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ना कोई बाहर ज़रूर मौजूद है। अब मैं अपने तौर पे अलर्ट था। मेरा ख्याल था कि कोई चौकीदार या इस तरह का स्टाफ होगा। खैर, मैं जैसे ही वॉशरूम से निकला, यानी मैंने जब दरवाज़ा खोला और जब मेरी सामने की तरफ नज़र पड़ी, तो सामने कोई भी मौजूद नहीं था। अब दोबारा से मैंने जब आगे की तरफ चलना शुरू किया, तो सेम सिनेरियो था। ऐसा लग रहा था जैसे मुसलसल कोई मेरे पीछे चलता चला आ रहा है, और ना सिर्फ चल रहा है, अब बाकायदा उसने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया है। मैं चाहता था कि जल्दी से ये जो कॉरिडोर वाला रास्ता है ये ख़त्म हो और मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे दीगर स्टाफ काम कर रहा था। इससे पहले कि ये कॉरिडोर ख़त्म होता, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से यानी मेरे कंधे से किसी ने मुझे टच किया है। अब जैसे ही मुझे एहसास हुआ तो मैंने जानबूझ के इसको इग्नोर किया और मैं दोबारा से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं कुछ मज़ीद आगे आया तो मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि जैसे कोई ना कोई पीछे मौजूद है, और उसने बाकायदा मुझे अब सीधे कंधे की तरफ से टच किया है। मैं दूसरी दफ़ा टच करने पे भी जब नहीं रुका, तो किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी जानी पहचानी सी कोई फ़ीमेल आवाज़ है और कोई ज़नाना आवाज़ में मुझे बाकायदा रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। इस हिस्से के बारे में, इस वॉशरूम के बारे में या इस तरह के वाक़यात के बारे में मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थीं, और गए वक्तों में मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े मुझे बताया करते थे कि अगर कभी भी रात के अंधेरे में, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे वॉशरूम या रास्ता मौजूद हो, कोई आपका नाम ले, आपको पुकारे या आपको पीछे से रोकने की कोशिश करे, तो आपने ना सिर्फ इन आवाज़ पे ध्यान देना है, बल्कि मुकम्मल तौर पे इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते चले जाना है। वैसे ही हुआ कि बजाय इसके मैं मुड़ के देखता या पलट के देखने की कोशिश करता कि आखिर कौन है जो मेरे पीछे मौजूद है। मैंने मुसलसल नज़रअंदाज किया, और जैसे ही जब ये कॉरिडोर ख़त्म हुआ तो वहाँ पहुँच के जब मैंने पलट के पीछे देखा तो मुसलसल सांसें लेने की आवाज़ तो आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन अजीब बात ये थी कि पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। ये कहानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में मैं एक वॉचमैन के तौर पे या चौकीदार के तौर पे रीजेंट प्लाजा के सामने काम किया करता था। अब मेरी जो जॉब थी, जाहिर सी बात है वो एक जानने वाले ने लगवाई थी, तो शुरू में जो शिफ्ट्स थी वो दिन के औकात में थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे मेरी जो शिफ्ट्स थी वो रोटेट होना शुरू हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास ना ही इतनी तालीम मौजूद थी और ना ही मुझे कोई इतना सपोर्ट किया करता था। तो अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए जो भी शिफ्ट मुझे दी जाती थी, मैं उसी शिफ्ट के अंदर काम करने की कोशिश किया करता था। जी हाँ, ये जो कहानी है ये 1998 की कहानी है, और ये उस दौर की कहानी है जब दिसंबर की सर्द रातें चल रही थी और मेरी जो शिफ्ट थी वो दोपहर के 12 से रात के 12 तक के लिए लगा दी गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता तो कोई ना कोई ऑफिस का दूसरा लड़का मुझे अपनी बाइक पे बिठा के कम से कम रिग रोड तक या फिर उससे आगे तक छोड़ दिया करता था। असल में मेरी जो रिहाइश थी वो मलीर 15 के अंदर मौजूद थी, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 साढ़े 12 तक, यानी जब तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, अपने ऑफिस से खैरियत से रवाना हो जाऊं। लेकिन कभी कभी आपके साथ वो होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वैसा ही कुछ उस रात मेरे साथ हुआ। इत्तफाक से जो हमारे ऑफिस के मालिकान थे वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी कोई मीटिंग चल रही थी। शायद कुछ पैसों वगैरह का मामला था जो आपस में वो लोग तय कर रहे थे।
तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे हिदायत दी थी कि जब तक हम लोग यहाँ से वापस ना चले जाएं, आपको यहीं पे ऑफिस में रुकना होगा। हाँ, इसके बाद जब हम यहाँ से चले जाएं तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। उन पैसों की मदद से आप रिक्शा या टैक्सी करके अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। खैर, जब मीटिंग ख़त्म हुई तो रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था और उस दौर के हिसाब से इन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। इन्होंने कहा कि यहाँ से आप टैक्सी कर लें या रिक्शा कर लें और खैरियत से अपने घर पहुँच जाएं। जाहिर सी बात है, मैं एक गरीब घर का लड़का था और 500 रुपये की अगर आप बात करें तो आपके तकरीबन 5,000 रुपये बनते थे। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के कोशिश करता हूँ शायद कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए तो मेरा ये जो रास्ता है वो फ्री में कवर हो सके। ये सोचने के बाद जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो ऑफिस से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैं मेन रोड पे आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रोज़ की निस्बत बेइंतहा ज़्यादा सन्नाटा है और ऐसा लग रहा है जैसे लोग अपने अपने घरों में महफूज हो चुके हैं। बात ये भी थी कि इन दिनों ये जो सियासी हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और अक्सर बातों बातों में हवाई फायरिंग हो जाती और फायरिंग होने के बाद देखते ही देखते पूरे के पूरे शहर को बंद करा दिया जाता। फिर जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जब मैंने पैदल आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरा ख्याल था कि मैं इस रास्ते पे जो कि एग्जैक्टली गोरा कब्रिस्तान के सामने से गुजरा करता है, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो निकलने पे कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी। और ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले भी अक्सर जब मैं रात के औकात में बाहर निकलता था तो अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाया करती थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे किसी ने चलना शुरू किया है। जैसे जैसे मैं कदम रखता, जो मेरे पीछे आ रहा था वो वैसे वैसे कदम रखता। और अजीब बात ये थी कि जब मैं मुड़ के पीछे की तरफ देखता तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी तरह कुछ देर के बाद ये जो कदमों की आवाज़ थी, ऐसा लगा जैसे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा था जो भी मेरे पीछे मौजूद है उसने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं और मुसलसल मुझे तंग करने के लिए या परेशान करने के लिए जब मैं पलट के देखता हूँ तो वहाँ से गायब हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरा ख्याल है कि 5 या 7 मिनट तक ये जो सिलसिला था ये चलता चला जा रहा था। अजीब बात ये थी कि ये जो पिछले 5 मिनट थे, इन 5 मिनट में मैंने पलटने के बजाय सीधा चलना बेहतर समझा। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई औरत या कोई इस तरह का बंदा मुझे तंग करना चाहता हो। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी बढ़ती चली जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब ये आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैंने पलट के जब पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है, कुछ अजीब तरीके से उसने अपनी साड़ी के पल्लू से या साड़ी से अपने मुंह को छुपा रखा था। बाकी जिस्म यानी जितना हिस्सा उसके जिस्म का मुझे नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा गोरी सी कोई औरत है जिसने जानबूझ के इस तरह का लिबास पहन रखा है। कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से लंबे लंबे से उसके बाल थे और बावजूद इसके कि उसने अपने चेहरे के आगे ये कपड़ा डाल रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस कपड़े के पीछे उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमकती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ अजीब सा खौफनाक सा मंजर था। और इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी तो आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे पैर थे बल्कि उसके पैरों पे जो उंगलियां मौजूद थीं जो कि पीछे की तरफ थीं वो कुछ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं, यानी कि उसकी जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ थीं, जबकि उसके जो पैर थे उन पैरों पे 3 उंगलियां मौजूद थीं। आप यकीन करें ये जो लम्हा था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। बस मुझे इतना याद है कि मैं पलटा हूँ और पलटने के बाद मैंने भागना शुरू किया है और शायद मैं जब तक भागूँ जब तक कि अल्लाह वाली चौरंगी मेरे सामने मौजूद नहीं थी। इत्तफाक से इस पूरे रास्ते में ना ही मुझे कोई नज़र आया, ना ही कोई इस तरह की जगह नज़र आई जहाँ पे रोशनी मौजूद हो।
खैर जब मैं अल्लाह वाली चौरंगी पे पहुंचा, हालांकि ये जो रूट था ये बिल्कुल डिफरेंट रूट था, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद इत्तेफाक से मुझे एक साहब नज़र आए जिनकी गाड़ी वहाँ पे ऑलरेडी ख़राब हुई हुई थी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके पास पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया, और कुछ देर के बाद जब उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई तो इत्तेफाक से ये मलीर की तरफ जा रहे थे। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी तो अल्लाह का शुक्र है कि उन साहब ने मुझे एग्जैक्टली मेरे घर के सामने छोड़ा।